नीट की तैयारी में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोनस मार्क्स की तरह होते हैं, और ऐसा ही एक टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आज हम इसी छोटी सी दुनिया में एक डीप डाइव लगाने वाले हैं। जीवन के सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी फॉर्म को परत दर परत समझेंगे। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी अपनी सेल्स और एक बैक्टीरिया की सेल में सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क क्या हो सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब छिपा है उस चीज में जो प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती, और वो है एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स। और बस यही एक अंतर सब कुछ बदल देता है। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, फिर कोशिका की सुरक्षा कवच यानी सेल एनवेलप की बात करेंगे। उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को देखेंगे, और आखिर में बाहर की तरफ मौजूद स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। तो पहला सेक्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स की बिल्कुल बेसिक बातें। अच्छा, प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक क्या बनाता है? बहुत सिंपल है। इनका जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता, मतलब कोई वीआईपी कमरा नहीं, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही खुला पड़ा है। तो इस दुनिया के मेंबर्स कौन कौन हैं? बैक्टीरिया तो है ही, साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोट्स ही हैं। ये आमतौर पर यूकैरियोटिक सेल्स से काफी छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई भी बहुत तेजी से करते हैं। शेप्स की बात करें तो इनमें काफी वैरायटी है। रॉड जैसे बैसिलस, गोलमटोल कोकस, कॉमा शेप वाले विब्रियो और स्पाइरल यानी स्पाइरलम। लेकिन मजे की बात यह है कि बाहर से चाहे जैसे भी दिखें, अंदर से इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी हद तक एक जैसा ही होता है। चलिए अब जरा सेल के बाहरी हिस्से को देखते हैं। ये है कोशिका आवरण। इसे एक सिंगल 3 लेयर वाली प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह समझना चाहिए। इन तीनों लेयर्स का ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ मिलकर सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो सबसे बाहरी लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, वो 2 तरह की हो सकती है। अगर ये एक ढीली ढाली लूज शीट है तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये मोटी और टफ है तो उसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल वाला वर्जन ज्यादा मजबूत होता है। अब आता है एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्राम स्टेनिंग। ये सिर्फ एक लैब टेक्निक नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का एक पावरफुल तरीका है, जो सीधा सीधा उनके सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। और हाँ, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये PYQ का हॉटस्पॉट है। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को पकड़ लेते हैं और पर्पल दिखने लगते हैं, वो हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ पाते वो हैं ग्राम नेगेटिव। ये सब उनके सेल एनवेलप के डिफरेंस की वजह से होता है। ये रहा एक और PYQ अलर्ट, मीसोजोम। इसे ध्यान से समझना है। ये कोई अलग से ऑर्गेनेल नहीं है, बल्कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वही अंदर की तरफ फोल्ड होकर ये स्ट्रक्चर बनाती है। ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला की शक्ल में दिख सकता है। ये प्रोकैरियोट्स की एक बहुत ही खास पहचान है। और ये छोटा सा दिखने वाला स्ट्रक्चर है 1 नंबर का मल्टीटास्कर। सोचिए, ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, DNA रेप्लिकेशन और उसके बंटवारे में मदद करता है, रेस्पिरेशन जैसे जरूरी प्रोसेस भी करता है, और तो और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है, जिससे काम और भी एफिशिएंट तरीके से होता है। चलिए अब सेल एनवेलप की दीवारें फांदकर अंदर चलते हैं, साइटोप्लाज्म में, जहां सेल की सारी असल एक्शन वाली गतिविधियां होती हैं। यहाँ का की पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट्स में कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी DNA किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर पड़ा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोकैरियोट्स में 2 तरह के DNA हो सकते हैं। पहला तो है मेन जीनोमिक DNA, जिसके बिना बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकता, और दूसरा है प्लाज्मिड। ये छोटा गोल एक्स्ट्रा DNA होता है, जो बैक्टीरिया को एक तरह की सुपर पावर देता है, जैसे एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत। अगला सेक्शन है राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। मतलब अब हम सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों और उसके स्टोर रूम के बारे में जानेंगे। बस इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, 70S। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज है, और ये एक क्लासिक PYQ डिटेल है।
यहाँ S का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक बड़ी 50S और एक छोटी 30S यूनिट। यही है प्रोटीन बनाने की असली फैक्ट्री। कभी-कभी बहुत सारे राइबोसोम एक ही mRNA पर जुड़कर एक चेन बना लेते हैं, जिसे पॉलीसोम कहते हैं। इससे एक साथ बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं। अच्छा, तो प्रोकैरियोट्स अपना बचा हुआ खाना और दूसरी जरूरी चीजें कहाँ रखते हैं? इसका जवाब है इंक्लूजन बॉडीज। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद बिना मेम्ब्रेन वाली स्टोरेज यूनिट्स हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और हाँ, गैस वैक्यूल्स भी। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उन बाहरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो सेल को चलने फिरने और सतहों से चिपकने में मदद करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो इसका क्रेडिट जाता है फ्लैजुला को। ये एक लंबा धागे जैसा एक्सटेंशन है जिसके 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वो सबसे लंबा हिस्सा होता है जो सेल की सतह से बाहर तक निकला होता है। और ये एक और बहुत ज़रूरी कंपैरिजन है। फ्लैजेला के अलावा सतह पर पिली और फिम्ब्रिया भी होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इन दोनों का काम मूवमेंट करना नहीं है। पिली लंबी ट्यूब जैसी होती हैं, जबकि फिम्ब्रिया छोटे बालों जैसे रेशे हैं जो बैक्टीरिया को किसी भी सतह से चिपकने में मदद करते हैं, चाहे वो कोई चट्टान हो या हमारे शरीर का कोई टिश्यू। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे ज़रूरी बातें क्या है? कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं, सेल एनवेलप की 3 लेयर्स और ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट, मीसोजोम के मल्टीपल फंक्शंस, प्लाज्मेट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे स्पेशल फीचर देते हैं, और आखिर में 70S टाइप के राइबोसोम्स। ये पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड खो देता है, लेकिन उसका मेन क्रोमोसोम सेफ है, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? और अगर हाँ, तो वो कौन सी खास एबिलिटी खो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।